अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राचीन भारत की कौन सी एक चीज आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या वो आसमान छूते मंदिर है, या वो किताबें जिनमें ज्ञान का सागर भरा है, या फिर विज्ञान के वो सिद्धांत जो अपने समय से हजारों साल आगे थे? ये एक बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि ये सब चीजें मतलब अलग अलग हैं ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये सब एक दूसरे से जुड़ी भी हैं। अच्छा। देखिए, अच्छी धातु के बिना अच्छे औजार नहीं बनते। सही बात है। अच्छे औजारों के बिना पत्थर पर बारीक नक्काशी नहीं होती। हाँ। और इन सब की कहानियों को सहेजने के लिए साहित्य चाहिए। हाँ। तो सब कुछ एक दूसरे में गुंथा हुआ है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। तो चलिए आज इसी जुड़ाव को थोड़ा गहराई से समझते हैं। हमारे सामने एनसीईआरटी की किताब के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है आज से लगभग 1500 से 2000 साल पहले के भारत की उन उपलब्धियों की पड़ताल करना जिन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान को एक नई दिशा दी। और हाँ, जो लोग यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चर्चा बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर तो उनका पसंदीदा विषय है। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या बनाया गया, बल्कि ये समझना है कि कैसे और क्यों बनाया गया। हम देखेंगे कि उस समय के लोग सिर्फ ईंट पत्थर नहीं जोड़ रहे थे, वो धातु, रंगों और शब्दों से एक ऐसी विरासत बना रहे थे जो आज भी जिंदा है। और इस सफर की शुरुआत हम एक ऐसी चीज से करेंगे जो आज भी दिल्ली में खुले आसमान के नीचे खड़ी है और बड़े बड़े इंजीनियरिंग के जानकारों को हैरान कर रही है, मेहरौली का लौह स्तंभ। एक ऐसा अजूबा जिस पर 1500 साल बाद भी जंग का एक निशान तक नहीं है। तो मेहरौली का ये लौह स्तंभ, जब मैंने इसके आंकड़े पढ़े मैं सच में हैरान रह गई। 7.2 मीटर ऊंचा, मतलब एक 2 मंजिला इमारत से भी ज्यादा, और वजन 3000 किलो से भी ज्यादा। इसे बिना क्रेन के, बिना आधुनिक मशीनों के खड़ा कैसे किया होगा, ये सोचना भी मुश्किल है। और इसकी ऊंचाई और वजन से भी बड़ी पहेली है इसका जंग न लगना। वही तो। 1500 साल से ये स्तंभ बारिश, धूप, सर्दी सब कुछ झेल रहा है, लेकिन इस पे जंग नहीं लगा। आज की जो स्टेनलेस स्टील टेक्नोलॉजी है वो भी कभी-कभी मात खा जाती है। ये उस दौर के धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का शिखर है। तो क्या हम जानते हैं कि इसका राज क्या है? मतलब आज के वैज्ञानिक क्या कहते हैं? देखिए, आधुनिक शोध ये बताते हैं कि इसका राज लोहे में मौजूद फास्फोरस की बहुत ज्यादा मात्रा है। फास्फोरस? हाँ, कारीगरों ने इसे इस तरह गढ़ा कि सतह पर फास्फोरस की एक अदृश्य, एक सुरक्षा कवच जैसी पतली परत बन गई। अच्छा। यानी उन्होंने अनजाने में एक सेल्फ हीलिंग धातु बना दी थी। एक ऐसी तकनीक जिसे आज भी नैनो टेक्नोलॉजी में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ मजबूत नहीं है, ये तो स्मार्ट भी है। बिल्कुल। इस पर चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो शायद गुप्त वंश के थे। पर क्या हम उन कारीगरों के बारे में कुछ जानते हैं? वो कौन लोग थे जिन्होंने ये अजूबा बनाया? क्या उनका कोई नाम है? दुर्भाग्य से नहीं, और यही इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। हम राजा का नाम जानते हैं, पर उन गुमनाम इंजीनियरों और कारीगरों का नहीं जानते जिनका हुनर इस स्तंभ में आज भी चमक रहा है। और ये कोई अचानक हुई खोज नहीं थी। इसके पीछे एक लंबी परंपरा थी। हड़प्पा वाली? हाँ, हड़प्पा के लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाने में माहिर थे। और फिर लौह युग आया। जाहिर है उन्होंने लोहे पर भी महारत हासिल कर ली थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि उस दौर में भारत में 2 तरह के लोहे पर काम होता था, गड़ा लोहा और ढलवां लोहा। हाँ, और दोनों में फर्क समझना जरूरी है। गड़ा लोहा, जिसे हथौड़े से पीट कर मजबूत और लचीला बनाया जाता था, जिससे हथियार या ये स्तंभ जैसी चीजें बनती थीं। और ढलवान लोहा? और ढलवान लोहा, जिसे पिघलाकर सांचों में ढालकर औजार या बर्तन बनाए जाते थे। दोनों तकनीकों में महारत हासिल करना उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। तो ये लौह स्तंभ दिखाता है कि वो धातु के कितने बड़े मास्टर थे। लेकिन इस महारत का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ स्तंभ बनाने में तो नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। यही वो दौर था जब वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के कुछ ऐसे नमूने तैयार हुए जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं, जैसे कि स्तूप। स्तूप, जिसका सीधा सा मतलब है टीला। लेकिन ये सिर्फ मिट्टी के टीले तो नहीं थे। इनकी बनावट में क्या खास था? स्तूप की बनावट एक गहरे आध्यात्मिक विचार पर आधारित है। इसके बिल्कुल केंद्र में एक छोटा सा बक्सा रखा जाता था जिसे धातु मंजूषा कहते हैं। धातु मंजूषा? मतलब एक तरह की पवित्र तिजोरी? हाँ, एक पवित्र तिजोरी समझिए। इसमें भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या फिर उनके इस्तेमाल की कोई चीज रखी जाती थी। फिर इस बक्से को मिट्टी और ईंटों से ढककर एक गुंबद का आकार दिया जाता था
और ऊपर से तराशे हुए पत्थरों से सजाया जाता था। और इसके चारों तरफ घूमने के लिए एक रास्ता भी होता था, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। मैंने पढ़ा है कि भक्त उस पर हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में ही परिक्रमा करते थे, और इसके जो एंट्री गेट होते थे, तोरण, उन पर तो कमाल की नक्काशी होती थी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। बताइए। ये इतने विशाल और भव्य ढांचे होते थे कि इन्हें बनाना बहुत महंगा काम था। फैसला तो राजा या रानी लेते थे, लेकिन पैसा सिर्फ शाही खजाने से नहीं आता था। सही कहा। तो फिर कौन मदद करता था? पूरा समाज। यही बात इसे खास बनाती है। सांची के एक प्रवेश द्वार को सजाने का पूरा खर्च हाथी दांत का काम करने वाले कारीगरों के एक संघ ने उठाया था। अच्छा। व्यापारियों, किसानों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों और सैकड़ों आम पुरुषों और महिलाओं ने भी दान दिया था। उनके नाम आज भी वहां के स्तंभों और रेलिंग पर खुदे हुए हैं। ये सिर्फ सामुदायिक भागीदारी नहीं थी, ये दिखाता है कि उस दौर में धर्म और कला सिर्फ राजाओं की जागीर नहीं थे। एक आम कारीगर या किसान भी इतिहास का हिस्सा बन सकता था, अपना नाम पत्थर पर हमेशा के लिए खुदवा सकता था। ये एक तरह का सामाजिक सशक्तिकरण था। बिल्कुल। आपका योगदान चाहे छोटा हो या बड़ा, हमेशा के लिए अमर हो जाता था। स्तूपों के साथ साथ इसी दौर में शुरुआती हिंदू मंदिर भी बनने लगे, विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा के लिए। ये जो गर्भगृह, शिखर और मंडप का कॉन्सेप्ट है, ये तो यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर सेक्शन का एक पेट क्वेश्चन है। हाँ, और इसे समझना बहुत आसान है। मंदिर का दिल होता था गर्भगृह, एक छोटा अंधेरा कमरा जहां मुख्य देवता की मूर्ति होती थी। ये सबसे पवित्र जगह थी। गर्भगृह के चीक ऊपर एक ऊंची मीनार बनाई जाती थी, जिसे शिखर कहते हैं, ताकि दूर से ही पता चल जाए कि यहाँ एक पवित्र स्थान है। और सामने एक बड़ा हॉल, मंडप, जहां लोग पूजा के लिए इकट्ठा हो सकते थे। लेकिन सारे मंदिर ईंट और पत्थर जोड़कर नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बनाए गए थे। कुछ तो ऐसे हैं जिनकी तकनीक आज भी हैरान करती है। आप महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिरों की बात कर रहे हैं। हाँ, मोनोलिथिक मंदिर। इन्हें एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया था। जरा सोचिए, कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और नीचे आते आते पूरे मंदिर को तराश दिया। मतलब इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। एक गलत छेनी और पूरा ढांचा बिगड़ सकता था। ये तो मूर्तिकला और वास्तुकला का अद्भुत संगम है। और सिर्फ बाहर से ही नहीं, उन्होंने पहाड़ों को अंदर से भी खोखला किया, जैसे अजंता की गुफाएं। हाँ, अजंता की ज्यादातर गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार थीं, मतलब उनके रहने और ध्यान करने की जगह। कुछ तो दो मंजिला भी थीं, जिन्हें एक ही चट्टान को अंदर से काटकर बनाया गया था। चलिए, जब अजंता का जिक्र आया है तो उन गुफाओं के अंदर चलते हैं, क्योंकि असली जादू तो वहां की दीवारों पर है। वो पेंटिंग्स, वो आज भी इतनी जीवंत कैसे हैं? यही तो रहस्य है। पहली बात, गुफाओं के अंदर घना अंधेरा होता है, तो ये सारे चित्र मशालों की टिमटिमाती रोशनी में बनाए गए होंगे। और दूसरी, इन चित्रों के रंग, जो पौधों और खनिजों से तैयार किए गए थे, 1500 साल बाद भी उतने ही चमकीले हैं। उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि आज भी वो फीके नहीं पड़े। मैं अक्सर सोचती हूँ कि उस कलाकार के मन में क्या चल रहा होगा। क्या उसे पता था कि उसकी कला 15 साल बाद भी लोगों को ऐसे ही मंत्रमुग्ध करेगी? और यहाँ भी वही बात, हम उनकी कला देखते हैं पर उन कलाकारों का नाम तक नहीं जानते। बिल्कुल। कला के साथ साथ ये साहित्य का भी स्वर्ण युग था। इसी दौर में भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए, जैसे तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम। इसकी कहानी तो किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह है। एक व्यापारी कोवलन जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर एक नर्तकी माधवी के प्यार में पड़ जाता है। और कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगता है और उसे मौत की सजा दे दी जाती है। तब उसकी पत्नी कन्नगी, जो उससे अब भी प्यार करती है, न्याय के लिए राजा से लड़ती है। और जब न्याय नहीं मिलता तो अपने क्रोध की अग्नि से पूरे मदुरै शहर को भस्म कर देती है। एक साधारण स्त्री का ऐसा रौद्र रूप ये कहानी आज भी लोगों को बहुत प्रभावित करती है। और फिर एक और महाकाव्य है, मणिमेखलय, जो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये जानना कितना दिलचस्प है कि ये महान रचनाएं सदियों तक गुमनामी में थी। इनकी पांडुलिपियां तो बस 100-125 साल पहले ही फिर से खोजी गईं। और अगर हम संस्कृत साहित्य की ओर देखें तो कालिदास का कोई जवाब नहीं। मेघदूत? हाँ,
उनकी कविता मेघदूत की कल्पना तो देखिए। एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से दूर है, वो बारिश के एक बादल को अपना दूत बनाकर अपना संदेश भेज रहा है। ये प्रकृति और मानवीय भावनाओं का इतना सुंदर मेल है। इसी दौर में पुराण भी लिखे गए। पुराण यानी पुरानी कहानियां। अच्छा। इनका मुख्य मकसद था ज्ञान को आसान बनाना और आम लोगों तक पहुंचाना। अच्छा। वेदों की भाषा बहुत कठिन थी और उन्हें पढ़ने का अधिकार भी सबको नहीं था। इसलिए पुराणों को सरल संस्कृत में लिखा गया ताकि महिलाएं और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इन कहानियों को सुन सकें और धर्म कर्म को समझ सकें। और जाहिर है रामायण और महाभारत, हालांकि ये कहानियां बहुत पुरानी थी, लेकिन इन्हें जिस रूप में हम आज जानते हैं वो लगभग 1500 साल पहले ही लिखा गया। हाँ, व्यास की महाभारत और वाल्मीकि की रामायण और भगवत गीता भी तो महाभारत का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। और इन बड़ी बड़ी कहानियों के अलावा आम लोगों की कहानियां भी थीं, जिन्हें जातक और पंचतंत्र जैसे संग्रहों में सहेजा गया। ये कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं थीं। सही कहा। उन्हें तो स्तूपों की रेलिंग्स और अजंता की दीवारों पर चित्रों के रूप में भी उकेरा गया है। जैसे बंदर राजा की वो कहानी जो अपने 80,000 साथियों को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। ये दिखाता है कि कहानियां समाज में कितनी रची बसी थीं। कला, साहित्य और कहानियां, ये सब तो ठीक है, लेकिन एक और क्षेत्र था जहां भारत उस समय दुनिया से बहुत आगे था, और वो था विज्ञान। और विज्ञान की बात हो तो आर्यभट्ट का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने अपनी किताब आर्यभट्टयम में जो बातें लिखी वो उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थीं। क्रांतिकारी से भी बढ़कर, उस समय जब सारी दुनिया मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है, तब आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं, दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं। और उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक वजह बताई, जो कि राहु केतु की कहानी से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने पाई की कीमत की गणना की, जो आज के मान के बहुत करीब है। और शून्य, ये तो भारत का दुनिया को सबसे बड़ा तोहफा माना जाता है। ये सिर्फ एक अंक नहीं था, ये एक क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल, शून्य के बिना आधुनिक गणित, कंप्यूटर कुछ भी संभव नहीं था। ये गिनती की प्रणाली पहले अरब देशों में पहुंची और फिर वहां से यूरोप में। आज पूरी दुनिया जिस गिनती का इस्तेमाल करती है उसकी जड़ें यही हैं। सही कहा। गणित के अलावा सेहत के मामले में भी हम किसी से कम नहीं थे। आयुर्वेद, भारत में विकसित हुई स्वास्थ्य विज्ञान की एक पूरी प्रणाली। दो नाम हमेशा याद रखने चाहिए, चरक और सुश्रुत। चरक ने चरक संहिता में दवाइयों और बीमारियों के बारे में लिखा, लेकिन सुश्रुत तो एक अलग ही स्तर पर थे। आप सर्जरी की बात कर रहे हैं? हाँ, सुश्रुत ने अपनी किताब सुश्रुत संहिता में सर्जरी के बारे में इतनी गहराई से बताया है कि कौन सा औजार इस्तेमाल करना है, चीरा कैसे लगाना है, टांके कैसे लगाने हैं, कि पढ़कर यकीन नहीं होता कि ये सब 1550 साल पहले लिखा गया था। उन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि प्राचीन भारत सिर्फ राजा महाराजाओं और युद्धों की भूमि नहीं थी। ये हुनरमंद इंजीनियरों, दूरदर्शी कलाकारों, महान कवियों और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों का भी घर था। मेहरौली के लौह स्तंभ से लेकर अजंता के रंगों और आर्यभट्ट के ज्ञान तक, ये एक ऐसा दौर था जब हर तरफ कुछ नया रचा जा रहा था। और इस पूरी चर्चा से जो एक सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये महान उपलब्धियां सिर्फ राजाओं या रानियों की नहीं थीं, इनमें पूरे समाज का हाथ था। सही बात है। जैसा हमने देखा सांची के तोरंग पर एक हाथी दांत के कारीगर का नाम खुदा है, तो कहीं किसी किसान का। इन रचनाओं में हर तबके की मेहनत, पैसा और श्रद्धा शामिल थी। हम अक्सर इतिहास को बड़े बड़े नामों, शासकों और राजवंशों के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इन इमारतों, चित्रों और किताबों के पीछे अनगिनत गुमनाम कलाकार, कारीगर, मजदूर और आम लोग थे। बिल्कुल। आज की हमारी ये चर्चा शायद उन गुमनाम नायकों को एक छोटी सी श्रद्धांजलि है, और ये हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, क्या इतिहास इन गुमनाम नायकों की कहानी कहने का कोई बेहतर तरीका खोज सकता है, जिनके बिना ये शानदार धरोहरें शायद होती ही नहीं?